नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है तथास्तु हिंदी परिवार में। मेरा नाम है खुशबू और इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देना चाह रही हूँ कि 2024 की सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आप शामिल होने जा रहे हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 2024 में अगर आप शामिल होना चाह रहे हैं तो उसकी अधिसूचना की तारीख क्या होगी, कब से कब तक जो है वो आप इस फॉर्म को यानी ये जो परीक्षा पत्र है इसको भर सकेंगे, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता कि मैम योग्यता क्या होगी, हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी जिसके आधार पे जो है हम इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर आती है आयु सीमा कि आपकी कितनी आयु सीमा होनी जरूरी है। फिर आता है परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और कितने प्रयास जो है वो आप दे सकते हैं, यानी कि कितनी बार आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। और आखिर में आता है पाठ्यक्रम की सिलेबस क्या होगा। तो ये सारी जानकारियां जो है वो मैं आपको आज की कक्षा में प्रदान करने वाली हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अधिसूचना की तारीख यानी कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या होगा। 2024 में आप इस परीक्षा में शामिल होने का सोच रहे हैं तो 14 फरवरी 2024 को इसकी अधिसूचना जो है वो दे दी जाएगी। फिर उसके बाद आवेदन पत्र भरने की एक समय सीमा होती है, तो 5 मार्च 2024 इसकी अंतिम तारीख रखी गई है कि आप 5 मार्च 14 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2024 के बीच में इस परीक्षा के लिए ये जो आवेदन पत्र है आप उसको भर सकते हैं। फिर आता है प्रारंभिक परीक्षा की तारीख। देखिए, ये जो हमारी सिविल सेवा की परीक्षा होती है ये 3 चरणों में होती है, जिसमें कि सबसे पहले आता है प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा जिसको कि हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तौर पे भी जानते हैं, तो ये 26 मई 2024 को इस परीक्षा ये जो परीक्षा है वो होगी। फिर इसमें जो चयनित छात्र होंगे, जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हो जाएंगे वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। फिर जो मुख्य परीक्षा में पास कर जाएंगे वो जाएंगे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और ये जो भी मुख्य परीक्षा या फिर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जाते हैं वो जो भी नंबर है वो जितनी रिक्तियां होती हैं यानी कि जितनी वैकेंसी होती है उसी के आधार पर इसको सुनिश्चित किया जाता है कि कितने छात्र जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे और कितने छात्र जो हैं वो व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। ओके, तो यही सारी चीजें जो है इसी के आधार पर फिर आप जो है आखिरकार चयनित होते हैं इसी परीक्षा को देने के बाद। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बहुत ही सिंपल सा जो साधारण सा इसकी योग्यता रखी गई है वो ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जिसमें कि बीए, बीएससी, बीसीए, एमबीए, बीबीए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीटेक, कुछ भी इसमें से कुछ भी जो भी इसमें जो बी आंक है वो भी अपीयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आवेदन पत्र जब आप भरते हैं उस टाइम आपके पास जो है वो होनी चाहिए। अंतिम वर्ष परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार जो हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा सवाल आता है दिमाग में कि इसकी आयु सीमा क्या होगी। बहुत ही वाजिब सा सवाल है। तो जो भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो यहाँ पर एक ये सिर्फ सामान्य वर्ग नहीं
बल्कि हर किसी के लिए, चाहे सामान्य वर्ग हो या फिर अन्य पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हो या फिर दिव्यांग हो, कोई भी हो, उन सभी के लिए न्यूनतम वर्ष जो है, न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 21 वर्ष। हर किसी के लिए जो न्यूनतम है वो 21 वर्ष है, लेकिन अधिकतम जो आयु है वहां पर अलग अलग है। जैसे कि सामान्य वर्ग के जो लोग आते, जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं, यहाँ पर जो अधिकतम आयु है वो है 32 वर्ष। अन्य पिछड़ी जाति में अधिकतम आयु 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, यहाँ पर अधिकतम वर्ष जो है वो 37 वर्ष है। फिर दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम वर्ष जो है, अधिकतम आयु जो है, आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है। तो न्यूनतम सभी के लिए सेम है, लेकिन सभी के लिए समान है। क्या है वो? 21 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर जब अधिकतम की बात आती है, अधिकतम आयु सीमा की बात आती है, तो वहां पर जरूर जो है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि अलग अलग है वो सभी। ठीक है, तो हमारे लिए आयु सीमा जो थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। अब अगला जो हमारा सवाल है, दूसरा नहीं, अब तो ये तीसरा सवाल हो गया है ना। तो जो तीसरा सवाल वो आता है कि मैम हम कितने बार जो है इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, क्या प्रयास के कितने हमको जो है बार प्रयास दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो जो सामान्य वर्ग के छात्र होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो 6 बार इसमें अपीयर कर सकते हैं, यानी कि इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 6 बार उनको यहाँ पर जो है मौका मिलता है। ओके, अगला आता है अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 9 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं वो भी 6 बार ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। फिर आते हैं अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति। तो इस कैटेगरी में जो भी आते हैं वो असीमित है उनके लिए इस परीक्षा में शामिल होना, यानी कि कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। जब तक कि आपकी अधिकतम आयु जो है वो नहीं हो जाती, तब तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। फिर आते हैं दिव्यांगजनों के लिए। जो सामान्य EWS या फिर OBC दिव्यांग हैं, वो 9 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दिव्यांग जो भी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति में से आते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रयास की जो अधिकतम प्रयास है वो असीमित कही यहाँ पर जो है वो बताई गई है। आप कितने बार भी इस परीक्षा में जो है वो शामिल हो सकते हैं, बस यही है, बशर्ते कि आपकी अधिकतम आयु जो है वो एक बार अगर चली जाती है तो उसके बाद आप जो है इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही वाजिब सा सवाल जो है वो बच्चे पूछते हैं, और वो ये पूछते हैं कि अगर मैम हमने ये जो आवेदन पत्र है वो हमने भर दिया, तो क्या हमारा ये प्रयास गिन लिया जाएगा? क्या ये गिनती में आएगा कि अगर मैं सामान्य वर्ग से आता हूं और मैंने ये जो आवेदन पत्र है उसको मैंने भर दिया है, तो क्या मेरे ये 5 में ये जो 6 है, 6 में से एक अटेम्प्ट हमारा जो है वो चला जाएगा, प्रयास चला जाएगा, तो क्या हमारे पास सिर्फ अब 5 ही रह जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। जब तक कि आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो जाते हैं, ये जो अटेंडेंस का एक आपके पास लिस्ट आता है जिसमें कि आप साइन करते हो कि हाँ मैं इस परीक्षा में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, तो वो जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका प्रयास जो है, यानी कि जो आपके अटेम्प्ट्स हैं, वो नहीं गिने जाते हैं। तो आपको इस परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 परीक्षाएं होती हैं, जो भी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होती हैं। तो आप उसमें से एक भी पेपर में अगर आप जो है शामिल होते हैं, तो फिर आपका अटेम्प्ट यानी कि प्रयास जो है वो वहां पर गिन लिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ आवेदन पत्र भर देने भर से आपका जो अटेम्प्ट है यानी प्रयास है वो गिनती में नहीं आता है। तो उस चीज को लेकर के आप जो परेशान मत होइए। लाखों लोग लगभग, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूं, तो लगभग
10 से 15 लाख जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस परीक्षा की आवेदन पत्र को भरते हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही कम लोग 5 से 7 लाख ही हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो बाकी लोग जो शामिल नहीं हुए, तो क्या उनका यहाँ पे प्रयास जो है वो गिन लिया जाएगा? नहीं गिना जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वो है कि परीक्षा का क्या स्वरूप होगा। तो परीक्षा का स्वरूप क्या है कि यहाँ पर 3 चरण में परीक्षा होती है ये पूरी सिविल सेवा की। सबसे पहला तो है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको कि हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं आमतौर, ठीक है। फिर आती है मुख्य परीक्षा, जिसको कि हम मेंस भी बोलते हैं। फिर आता है व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि ये हमारा तीसरा और आखिरी चरण होता है। ये जो परीक्षा का स्वरूप है, यानी ये जो तीनों चरण है, ये पूरा होने में पूरा का पूरा 1 साल लग जाता है, ये सारी चीजें होने में। तो आप जो है लगभग 1 से 1 साल जो है पूरी परीक्षा की तैयारी में निकाल देते हैं, और 1 साल जो है इस परीक्षा में शामिल होने में निकल जाता है। तो एक तरीके से 2 साल हो जाते हैं। खैर, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसका अभी हम क्या करेंगे, ये जो तीनों चरण हैं इनके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त में सारी चीजें बता दूंगी, यानी कि सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इन सभी का ये जो पाठ्यक्रम है, आप चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या फिर मुख्य परीक्षा की बात करें, तो इन सभी का जो पाठ्यक्रम है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपसे इसके बारे में विस्तृत तरीके से जो है वो आपको बताया जाएगा इसके पाठ्यक्रम के बारे में। लेकिन वो उसके लिए हम दूसरे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि जब पाठ्यक्रम की बात आती है तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको हम संक्षिप्त तौर पे नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो, जो दूसरा अलग वीडियो जो है, उसमें आपको पूरी डिटेल में यानी कि विस्तृत तौर पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कि संक्षिप्त तौर पे आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप सभी को पता है कि इसमें सामान्य अध्ययन से जो है आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो सवाल आते हैं उसके आपको एक सवाल दे दिया जाएगा, और उस सवाल के लिए आपको 4 जो है वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। एंड इसी में से फिर आपको इसी में से जो है वो चुनना होता है कि कौन सा जो है वो आपका सही उत्तर है। ये जो क ख ग घ दिया रहता है, तो इसी में से आपको बोलना होता है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जो सही होगा वही आपका जो है उत्तर, मतलब जो भी आपको सही लगता है वो आपका उत्तर हो गया, ठीक है, जिसको कि हम एमसीक्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है, इसकी दोनों पेपर इसी तरीके से होते हैं। तो पेपर 1 जो है, इसमें सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न जो है वो आते हैं, और यहाँ पर इसका जो कुल अंक होता है वो 200, यानी कि कितने सवाल हैं, 100 सवाल हैं, और 100 सवाल के कितने अंक हैं, 200 अंक है, ठीक है। यहाँ पे सामान्य अध्ययन में आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है, आपसे इतिहास के बारे में आपसे जो सवाल है वो इतिहास के बारे में पूछे जाते हैं, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाता है, तकनीकी विज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाता है, और यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है, इसी में से ही आपसे जो है सवाल वो पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद ये आपका तो पेपर 1 हो गया, पहला पेपर हो गया आपका ये प्रारंभिक में। दूसरा पेपर कौन सा है, पेपर 2, जिसको कि हम लोग CSAT पेपर 2 के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। ये है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि आपसे 80 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 80 सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी 200 अंक ही होते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर घटा करके 80 पूछा गया है। इसमें ये जो पेपर है, इसको आपको सिर्फ
पास ही करना है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसीलिए इसको क्वालिफाइंग पेपर भी कहते हैं। आपको सिर्फ इसमें पास करना है। 33.33% अंक आपको 200 में से लेकर के यहाँ पर आना होता है, यानी कि 66.66 अंक, यानी कि आपको लगभग 67, कितना, लगभग 67 अंक जो है वो आपको यहाँ पर स्कोर करना होगा, तभी जाकर के आप ये जो पेपर 2 है वो पास कर पाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा को अगर आपको पास करना है तो सिर्फ पेपर 1 ही जो है वो पास करना जरूरी नहीं होगा, उसके लिए आपको पेपर 2, भले ही ये सिर्फ पास करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इसमें फेल हो जाएंगे तो पेपर 1 के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं कट ऑफ के हिसाब से, तो आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर 2 आपको पास करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के आप जो है फिर प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट यानी कि योग्यता क्रम सूची जो बनती है, वो योग्यता क्रम सूची पेपर 1 के हिसाब से बनती है। पेपर 2 सिर्फ आपको पास करना है, लेकिन योग्यता क्रम सूची यानी कि इस क्रम सूची में जिन लोगों का भी नाम आता है वो आगे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, वो ही जाकर के मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना होगा। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार जो है लोग, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, वो क्या करते हैं, पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं लेकिन पेपर 2 की अच्छे से तैयारी जो है वो नहीं करते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि वो मेरिट लिस्ट यानी कि योग्यता क्रम सूची में उनका नाम आता ही नहीं है। भले ही इसमें अगर कट ऑफ सपोज जस्ट मैं आपको सिर्फ जो है उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ कि 90 अंक लाने थे आपको इस योग्यता क्रम सूची में आने के लिए, लेकिन आपको जो है 101 अंक आए, लेकिन यहाँ पर पेपर 2 आप नहीं पास कर पाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 101 अंक आए या फिर 200 में से 200 आए हैं, लेकिन आप जो है मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये दोनों ही जो पेपर हैं वो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आती है जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो फिर बाद में आपको मुख्य परीक्षा जो है इसमें आप जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा चरण है। पहला चरण तो हमारा प्रारंभिक परीक्षा हो गया, दूसरा कौन सा है, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में हमारे पास जो है 2 अनिवार्य पेपर होते हैं। अनिवार्य में एक तो है हमारे पास अंग्रेजी की जो पेपर है वो होती है, और दूसरा हमारा होता है वो हमारी कोई भी भाषा के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कोई भी भाषा कौन सी होगी, जो 8वीं अनुसूची है, यानी जो 8 शेड्यूल है 8वीं अनुसूची, इसमें जो भी 22 भाषाएं दी गई हैं, तो उन 22 भाषाओं में से आप किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, ये हमारा पेपर 2 देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर 1 है वो अंग्रेजी का है, और पेपर 2 जो है ये कौन सा है, 8वीं अनुसूची। यानी 2 पेपर, मैं आपको एक पेपर एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ कि ये जो अनिवार्य पेपर है उसमें से एक पेपर अंग्रेजी का होता है, और दूसरा पेपर जो है ये 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी हुई है उसमें से एक भाषा जो है आपको चुनना पड़ता है, उसी का ही जो है फिर आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे ये जो पेपर है ये दोनों के दोनों, इसमें सिर्फ आपको 25% जो है अंक सिर्फ वही लेकर के आने होते हैं। यानी 300 का जो है ये परीक्षा होती है जिसमें कि सिर्फ 25% यानी कि 75 जो है अंक सिर्फ वही लेकर के आने होंगे, और 75 अंक आप लेकर के आ गए तो इसका मतलब जो है वो आप ये क्वालिफाई कर गए, आप पास कर गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अगला जो पेपर होता है वो है निबंध का। ठीक है, फिर आता है सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, फिर होते हैं वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय जो है इसके भी 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। फिर आता है
हमारा मुख्य परीक्षा के बाद में आता है। जब ये चरण आप जो है पास कर जाते हैं, फिर तीसरा चरण आता है व्यक्तित्व परीक्षण का। यही जो सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 है, इसी को ही हम जो है आमतौर पे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 जो है वो बोलते हैं। जीएस पेपर 4 यानी कि सामान्य अध्ययन 4 आप सभी को पता ही है कि ये एथिक्स होता है, ठीक है। यहीं पे ही जो हमारा सामान्य अध्ययन 1 पेपर है, तो इस सामान्य अध्ययन 1 में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है हमारा सामान्य अध्ययन 1 में इतिहास, भूगोल, समाज, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सामान्य अध्ययन 2। तो सामान्य अध्ययन 2 में जो है हमारे संविधान, शासन यानी कि गवर्नेंस, ठीक है, ये आते हैं सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर। ये सारी चीजें जो हैं वो जीएस पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन 2 में आता है। सामान्य अध्ययन 3 में आता है हमारा ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक आता है, पर्यावरण आता है, ये अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी आती है, ठीक है, आर्थिक विकास आता है, कृषि आती है, आपदा प्रबंधन आता है। ये सारी की सारी चीजें किसमें है? सामान्य अध्ययन 3 में। एंड सामान्य अध्ययन 4 में तो हम सभी को पता ही है कि क्या आता है? एथिक्स आती है, ठीक है। तो जिसमें कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें जो हैं वो सभी चीजें हमारी जीएस पेपर 4 यानी कि सामान्य अध्ययन 4 में आता है। वैकल्पिक विषय में बहुत सारे जो विषय हैं वो आपको दिए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि हो गया, फिलॉसफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें आपको इसमें वैकल्पिक विषय में दिया जाता है, जिसके कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये इसी का ही वैकल्पिक विषय का ही, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सभी जो हैं वो 250-250 मार्क्स के होते हैं, अंक के होते हैं। वैकल्पिक विषय भी 250-250 के ही होते हैं, तो ये लगभग 500 के हुए, ठीक है। तो ये पूरा और प्लस इसके साथ साथ जो अगला हमारा चरण होता है, अगर जो भी मुख्य परीक्षा में पास कर जाते हैं तो वो लोग जो हैं फिर आगे जा कर के व्यक्तित्व परीक्षण इसमें शामिल होते हैं, जिसका कि अंक यहाँ पर ये मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, मार्च लिखती है, तो 275 मार्क्स होते हैं। तो लगभग यहाँ पर लगभग क्या, यहाँ पर टोटल, नॉट लगभग बल्कि टोटल 2025 अंक, ठीक है, 2025 अंक में से फिर आपको जो है इसमें ये जो सूची है वो बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट का यहाँ पर सूची बनाया जाता है 2025 में से, जिसके भी यहाँ पे आपको जान करके शौक होगा कि हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि 90% आए तो 80% आए, इस तरीके से 95% आए, तब जा कर के जो है हम उत्तीर्ण होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके 40, 45, 50%, यहाँ पे अगर आपकी 50% आ जाती है तो आप सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाते हैं, आपका पहला स्थान, दूसरा स्थान इस तरीके से आता है। तो बस आपको इतने ही जो है यहाँ पर स्कोर करना होता है, जो कि हालांकि थोड़ा जो मुश्किल जरूर होता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, जरूर होगा, जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने सिलेबस को मैंने जो है आपको सिलेबस को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से यहाँ पर समझाई हूँ, लेकिन इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाने के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें कि हम ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे। यहाँ पर तो आपको एक तरीके से थोड़ा सा आइडिया, एक जो है बता दिया गया है कि हाँ भाई, ये जो सिविल सेवा की परीक्षा है ये किस तरीके से होती है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जिसका ध्यान आपको देना होगा, यहाँ पर जो परीक्षा है वो कितने चरणों में होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी रिक्तियां होती हैं उसी के ही हिसाब से यहाँ पे मुख्य परीक्षा में और फिर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, उसी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अधिसूचना की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा का स्वरूप, प्रयास और पाठ्यक्रम, ये सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताई।
अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और हम जो है आपके हर तरीके के सवालों का निवारण करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।